So, hello everyone, myself Akshat Singh and I am a second in MBBS student at SNMC आगरा. So, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यार अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर विच इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. तो इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम कंप्लीट करेंगे अबाउट द ब्लड एंड द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द सर्कुलेशन और द सर्कुलेटरी सिस्टम से. तो सर्कुलेशन की हमें नीड क्यों है या सर्कुलेटरी सिस्टम की हमें नीड क्यों है, इस चीज़ की अगर बात करी जाए तो जो भी हमारे लिविंग सेल्स होते हैं उनको कंटिन्यूसली न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स होती है एंड कई सारे एसेंशियल सब्सटेंसेस उन्हें चाहिए होते हैं टू परफॉर्म द बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, है ना. तो उस जितनी भी ये हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है या जो भी रिक्वायरमेंट होती है सेल की, वो हम उसको कैसे पहुंचाएंगे, हम उसको बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू पहुंचाते हैं. एंड होता क्या है साथ ही में, जब सेल में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे रिलीज होते हैं, कुछ वो सेल्स जो है प्रोड्यूस करता है, तो उन्हें हमें बेसिकली बॉडी से बाहर ले जाना है. तो हम बेसिकली सेल से उसको कैसे लेकर के जाएंगे, थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, तो अब अगर हम बात करें तो इसी सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्होंने अलग अलग मेथड्स हम कह सकते हैं कि उन्होंने इवॉल्व किए हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि हमारा स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स होते हैं, उनमें क्या है, उनमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारे पास जो है ये सर्कुलेशन होती है. कैसे होती है, जैसे कि हमारे जो सीलेंट्रेट्स एंड जो स्पॉन्जेस हैं ये बहुत लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो इन बहुत लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है इनमें. इनमें क्या होता है, इनकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो बॉडी सरफेस होता है उसमें बॉडी कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं. तो इन्हीं बॉडी कैविटीज़ के थ्रू क्या होता है, हमारे पास जो वाटर होता है वो एंटर करता है. एंड बेसिकली वाटर जब इनकी ये जो इनकी बॉडी कैविटी होती है ना, बॉडी कैविटी होती है, बॉडी कैविटी में जब वाटर जाता है तो उसके थ्रू ही वो एक्सचेंज परफॉर्म कर लेते हैं. अब जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है हमारे पास, वैसे वैसे ऑर्गेनिजम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो मेथड ऑफ सर्कुलेशन है वो भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बिकॉज दे नीड इट द सर्कुलेशन इन मोर एडवांस्ड फॉर्म. उनको जल्दी सर्कुलेशन चाहिए ताकि एक एक सेल तक वो हर जो है न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए जा सके. तो हायर ऑर्गेनिजम्स में इवन जैसे हम देखते हैं, हम ह्यूमंस की बात कर लें तो उनमें क्या ब्लड एंड लिम्फ होता है पर्टिकुलरली फॉर द सर्कुलेशन, है ना. तो अब हम बात करेंगे अबाउट ब्लड के बारे में इन डिटेल एंड देन इन द फर्दर लेक्चर्स विल बी कवरिंग लिम्फ. अच्छा, उससे पहले अगर हम देखें तो कितने टाइप का सर्कुलेटरी पाथवेज हमारे होते हैं, किस तरीके से होता है. तो दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम मेनली होते हैं हमारे पास. एक होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है हमारे पास क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होगा, जिसमें कि ब्लड हमारे पास जो है वो ओपनली इनटू द बॉडी कैविटी में फ्लो कर रहा है. यानी कि जो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है वो हमारे पास कहाँ जा रहा है, डायरेक्टली इनटू द ओपनली इनटू द बॉडी कैविटी में जा रहा है, डायरेक्टली इनटू द स्पेसेस. एंड उन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड साइनसेस. तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है मेनली हमारे पास इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का में. ठीक है, इसी के तरीके से अगर हम देखें, वी हैव अ क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से समझ आ रहा है क्लोज्ड है, यानी कि उसमें क्या है, एक क्लोज्ड नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का, जिसके थ्रू हमारे पास जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है. सो देयर इज बेसिकली अ क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स. वो हमको सभी हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे कि कॉर्डेट्स हो गए, एनेलिडा हो गया, इन सभी में हमको देखने को मिलता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ब्लड. सो ब्लड इज बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. क्या एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसका की कॉम्पोजिशन अगर हम देखें तो नियरली 55% इसमें प्लाज्मा है एंड अबाउट 45% जो है उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया हमारे पास, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स. ओके, ठीक है. तो अब बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में. तो जो प्लाज्मा होता है, इट इज बेसिकली अ स्ट्रॉ कलर्ड विशियस फ्लूइड. ठीक है,
एंड विच इज अबाउट 55% है प्लाज्मा हमारा, टोटल ब्लड का 55% इज प्लाज्मा एंड 45% इज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अब इस प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा लगभग 90 से 92% तक इसमें पानी है, नॉर्मल वाटर होता है, एंड 6 to 8% इसमें जो है प्रोटीन्स हैं। मेजरली 3 प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं, वी हैव फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स, ठीक है। अगर हम देखें तीनों का फंक्शन क्या होता है, तो जो अपना फिब्रिनोजन है इसका क्या काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग कराने का, दैट इज द कोएगुलेशन और द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दूसरा हमारे पास है ग्लोबुलिन्स, जो कि बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में परफॉर्म रोल प्ले करते हैं। एंड द थर्ड इज द एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स हमारे बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो हमने क्या बात करी, प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या होता है, इज अ स्ट्रॉ कलर्ड विशियस फ्लूइड है एंड इट इज अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड। एंड अगर कॉम्पोजिशन ऑफ फर्दर देखें अबाउट द प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में हमारे पास क्या है, 90 से 92% तक जो है वाटर है एंड 6 to 8% प्रोटीन्स है। मेजरली 3 प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं, विच इज फिब्रिनोजन जो कि क्लॉटिंग में हेल्प करता है, दूसरा हमारा ग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प कर रहे हैं, एंड तीसरा हमारा होता है एल्ब्यूमिन जो कि हमारे पास ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करता है बॉडी के। दूसरा अगर हम देखें अबाउट प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा में वी हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट्स एंड कैल्शियम। ये सभी जो हमारे मिनरल्स हैं ये भी किस में, प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये सभी चीज़ें भी हमारी बॉडी में हर समय सर्कुलेट कर रही हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी किस में प्रेजेंट होती हैं, दे ऑल दिस थिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इटसेल्फ। ये सभी चीज़ें भी किस में, प्लाज्मा में होती हैं, दे आर ऑलवेज इन द ट्रांजिएंट इन द बॉडी, यानी कि हम हर समय ये चीज़ें जो हैं हमारे बॉडी में सर्कुलेट कर रही होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा हमारे पास हमने बोला क्लॉटिंग फैक्टर्स ऑलरेडी किस में प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्लाज्मा में ही होते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक। सो दिस इज अबाउट द प्लाज्मा। अच्छा, अगर हम देखें कि प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड द सीरम। यानी कि हमने क्या बोला कि टोटल प्लाज्मा में क्या क्या, प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं, तो जब क्लॉटिंग फैक्टर्स उसमें इंक्लूडेड है तो उसको हम नॉर्मली क्या प्लाज्मा ही बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम प्लाज्मा में से अगर क्या हटा दें, क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा दें, तो दैट इज कॉल्ड सीरम। जो पार्ट हमारा बचेगा दैट इज कॉल्ड सीरम। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिकली फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज अबाउट 45% ऑफ द टोटल ब्लड, एंड इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं हमारे पास, दैट इज इरिथ्रोसाइट्स यानी कि RBC, ल्यूकोसाइट्स विच इज WBC एंड द थ्रोम्बोसाइट्स विच इज द प्लेटलेट्स। एंड कलेक्टिवली इसको हम क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कलेक्टिवली ऑल द 3 सेल्स आर कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। इरिथ्रोसाइट्स इज द RBC होती है, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। RBCs आर बेसिकली द मोस्ट अबेंडेंट सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के, एंड दे आर अबाउट 5 to 5.5 मिलियन सेल्स पर mm3, एंड दीज आर द सेल्स जिनमें की न्यूक्लियस नहीं होता है, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। इन मैमल्स की बात कर रहे हैं हम। मैमल्स में RBC जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एंड दे आर बाइकॉन्केव इन शेप, ठीक है। बाइकॉन्केव मतलब होता है हमारे पास, दिस इज द बाइकॉन्केव, यानी कि यहाँ कॉन्केविटी है, यहाँ दोनों तरफ जो है कॉन्केविटी होती है, दिस इज अ बाइकॉन्केव शेप। दूसरा अगर हम बात करें अबाउट द लाइफ स्पैन के बारे में, सो इट्स नियरली अबाउट 120 days, एंड आफ्टर 120 days इसका क्या होता है, स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, स्प्लीन इज बेसिकली कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। स्प्लीन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें कि हमारे पास RBC का फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो RBC का फॉर्मेशन जो हमें मेनली ध्यान रखना है एडल्ट्स के केस में, दैट इज इन रेड बोन मैरो, ठीक है। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर हम देखना चाहें तो फीटस के अंदर अगर हम देखेंगे अप टू 2 months ऑफ द प्रेगनेंसी, ये अबाउट हमारा होता है इन योक सैक में। देन योक सैक के बाद उसके 2 महीने के बाद ये लिवर में बनने लगते हैं हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, RBC जो होती हैं,
एंड जब तक जेस्टेशन पूरा पीरियड जो है अपना कंप्लीट होता है, बाय द एंड ऑफ जेस्टेशन ये जो है बोन मैरो में बनना शुरू हो जाते हैं। एंड हमारे नॉर्मली एडल्ट्स में जो है ये रेड बोन मैरो में होता है। मेनली हमें यही याद रखना है कि एडल्ट्स में जो है अपना कहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज इन द रेड बोन मैरो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हमारे आरबीसी होते हैं उसमें एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। एंड ये हीमोग्लोबिन जो होता है इसी की वजह से जो हमारे पास कलर आ रहा है इसका रेड कलर, दैट इज ड्यू टू दिस पिगमेंट विच इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। एंड अगर हम नॉर्मली एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसमें लगभग 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड में कितना है, 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और हीमोग्लोबिन का क्या रोल होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो हमने बहुत अच्छे से रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में देखा ही है, अबाउट किस तरीके से वो रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट WBC के बारे में, विच इज द ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स क्या होता है, WBC आर बेसिकली कलरलेस सेल्स होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता ड्यू टू विच दे आर कलरलेस। दीज आर न्यूक्लिएटेड, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड दे आर अबाउट 6000 to 8000 सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड। ठीक है, अच्छा हमने देखा था WBC जो RBC थे हमारे पास वो 120 डेज तक उनकी लाइफ स्पैन होती है, बट इनकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत कम होती है, दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ल्यूकोसाइट्स का, अभी तक इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास मेनली। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स अगर हम देखें तो दो टाइप के होते हैं हमारे पास, वी हैव ग्रैन्युलोसाइट्स एंड द एग्रैन्युलोसाइट्स। नाम से समझ पा रहे हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब उनके सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं कुछ, एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब हमारे पास उसमें ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। तो ग्रैन्युलोसाइट्स मेनली हमारे 3 टाइप के होते हैं, दैट इज द न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड द बेसोफिल्स। ठीक है, क्या क्या है हमने, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड द बेसोफिल्स। दूसरे हमारे होते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स, जो कि क्या क्या आते हैं इसके अंदर, मोनोसाइट्स एंड द लिम्फोसाइट्स। इनका ये परसेंटेज हमें याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसको ऐसी फॉर्म में याद कर लो कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं हम तो परसेंटेज कम होती जा रही है। जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं लगभग वो 60 to 65% होते हैं, इओसिनोफिल्स अबाउट 2 to 3% होते हैं एंड बेसोफिल्स जो होते हैं 0.5 to 1% होते हैं। ठीक है, सबसे कम होता है बेसोफिल। देन मोनोसाइट जो होते हैं दे आर अबाउट 6 to 8% एंड लिम्फोसाइट्स आर 20 to 25%। ठीक है, तो पूरा समझ आ गया होगा, याद अच्छे से करना ही पड़ेगा इसको। देखो हमने क्या बोला कि हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं, 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, एक ग्रैन्युलोसाइट्स हैं एंड दूसरा होता है हमारे पास ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे पास अबाउट 60 to 65%, इओसिनोफिल्स होते हैं 2 to 3% एंड बेसोफिल्स होते हैं 0.5 to 1%। ठीक है, जबकि ए ग्रैन्युलोसाइट्स में अगर हम देख रहे हैं तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में अपने पास मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स होते हैं हमारे पास 6 to 8% एंड 20 to 25% ऑफ द टोटल ब्लड क्या होता है हमारा, लिम्फोसाइट्स होते हैं। मतलब टोटल WBC का जो है वो क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअली अबाउट, सबसे पहले अच्छा इसमें अगर हम देखें तो जो अपना न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दोनों जो है फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, यानी कि कोई भी फॉरेन इसको जो सब्सटेंसेस मिलेंगे उनको ये क्या कर देते हैं, बाय द हेल्प विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस ये उनको किल कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इओसिनोफिल्स जो होते हैं हमारे पास, इओसिनोफिल्स हमें मेनली एलर्जिक रिएक्शंस में मिलते हैं। जब कोई एलर्जी होती है उस समय इओसिनोफिल्स का लेवल बढ़ जाता है हमारे पास। ठीक है, बेसोफिल्स हमारे पास जो होते हैं, इनकी बात करें तो ये जो है मेनली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी जब भी कोई भी रिएक्शन होती है उस समय हमारे पास जो है किसका लेवल बढ़ा होगा, बेसोफिल्स का बढ़ा होता है। एंड लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे पास
डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, पूरा उसके भी देखते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स हमने क्या बोला कि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं कैसे होते हैं, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, दे आर फैगोसिटिक सेल्स जो कि कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको किल करते हैं। अच्छा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें कि कैसा दिखाई देता है, तो जो न्यूट्रोफिल होते हैं इसमें हमारे पास मल्टीपल मतलब कई सारे लोब्स ऑफ न्यूक्लियर देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक ये देख रहे हैं ये एक सिंगल न्यूक्लियर, बस इसके कई सारे मल्टीपल लोब्स होते हैं। तो मल्टीपल लोब्स हमको देखने को मिल सकते हैं, दीज आर द लोब्स ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, तो मल्टीपल लोब्यूल्स हमें देखने को जहाँ मिलेंगे वो क्या होगा, हमारा न्यूट्रोफिल्स होंगे। ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यानी सभी सेल्स की। जैसे कि देख रहे हैं कि इनके ऊपर हमें ग्रैन्यूल्स भी देखने को मिल रहे हैं ना, ये ग्रैन्यूल्स मिल रहे हैं, ये पिंक पिंक कलर के हमको, एंड ये जो है मल्टीपल लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो क्या होगा, वो हमारा न्यूट्रोफिल होगा। दूसरा आता है हमारे पास, वी हैव द इओसिनोफिल्स। तो इओसिनोफिल्स मेनली हमारे पास एसोसिएटेड रहता है विद द एलर्जिक रिएक्शन। एंड इओसिनोफिल को आप कैसे पहचानोगे, ये हमें इस तरीके का हेडफोन शेप्ड देखने को मिलेगा। इसका जो न्यूक्लियस है इस तरीके से हेडफोन शेप्ड होता है, एंड ऊपर से हमारे पास जो है ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास इओसिनोफिल्स। एंड थर्ड वी हैव इज द बेसोफिल। बेसोफिल्स जो होते हैं हमारे पास मेनली इन्वॉल्व रहते हैं इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं, एंड इनका मेन काम क्या होता है कि ये क्या सिक्रीट कराते हैं, दे बेसिकली सिक्रीट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, है ना, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। मेनली इतना ध्यान रख लो कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज कराते हैं ये। ठीक है, एंड दे आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। अब कहाँ से कराते हैं, फ्रॉम द मास्ट सेल्स, उसके बारे में अभी देखेंगे हम एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में। ठीक है, इसको कैसे पहचानोगे, इसमें हमको बहुत डेंस ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे। देख पा रहे हो कितने बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स हैं, तो एक इस तरीके से हमें डेंस ग्रैन्यूल्स देखने को मिल रहे होंगे, एंड दिस इज बेसिकली द मोनोसाइट्स, सॉरी बेसोफिल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द मोनोसाइट्स के बारे में। अच्छा, मोनोसाइट्स में हमारे पास क्या चीज़ खास होगी कि इसमें इस तरीके के ग्रैन्यूल्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्योंकि ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं ना, तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स है हमारे पास, एंड दे आर ऑल्सो फैगोसिटिक सेल्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को जो कि एंटर कर रहा होता है बॉडी में। ठीक है, एंड इसको कैसे पहचानोगे, नॉर्मली हमारे पास जो है इस तरीके से एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसमें कि कोई भी ग्रैन्यूल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, द लास्ट वी हैव इज द लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारे पास किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं वो कौन होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो मेनली दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, टी लिम्फोसाइट को कैसे पहचानोगे, टी लिम्फोसाइट हमारे पास जो है कंप्लीट न्यूक्लियस, इसका जो सेल जो साइटोप्लाज्म होता है उसका कंप्लीटली, इसका जो न्यूक्लियस है वो कंप्लीट साइटोप्लाज्म को कवर कर लेगा। एंड जो बी लिम्फोसाइट है उसका जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा शिफ्टेड रहता है, थोड़ा छोटा होता है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा, यहाँ देख लेते हैं एक बार और। हमने देखा ल्यूकोसाइट्स थे हमारे पास जिसमें कि ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स जो है ये कैसे हैं, ये दीज आर ग्रैन्युलोसाइट्स, एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स कौन कौन से हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। न्यूट्रोफिल्स को कैसे पहचानोगे, हमारे पास क्या होते हैं, इसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से कई सारे, एंड इसमें जो है हमारे पास बाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और इसका क्या है, ये फैगोसिटिक सेल्स होते हैं। इसी तरीके से इओसिनोफिल्स है हमारे पास, इन पे भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इस तरीके से जो ये हेडफोन शेप्ड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है इसका हेडफोन शेप्ड देखने को मिलेगा, एंड इसमें जो है मेनली एलर्जिक रिएक्शंस में ये हमको एसोसिएटेड मिलते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस में हमको भरे हुए मिलेंगे। नेक्स्ट इज द बेसोफिल। बेसोफिल्स में हमारे पास जो है इस तरीके से बहुत डेंस ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं, है ना, एंड जो है ये मेनली इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस के दौरान बढ़े हुए मिलेंगे, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। देन वी हैव मोनोसाइट्स जिसमें कि कोई भी ग्रैन्यूल्स नहीं है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, एंड मेनली फैगोसिटिक सेल्स होते हैं जो कि फैगोसाइटोसिस कराते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है लिम्फोसाइट्स, एंड लिम्फोसाइट्स जो है इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए बॉडी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट एंड एक होता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट को कैसे पहचानोगे, ये कंप्लीट जो सेल है, इसका जो न्यूक्लियस जो है वो कंप्लीट सेल को कवर कर रहा होगा, एंड बी लिम्फोसाइट में जो है ये कंप्लीट सेल को कवर नहीं कर रहा होगा। ठीक है, दिस इज अबाउट द WBCs और द ल्यूकोसाइट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं द प्लेटलेट्स और द थ्रोम्बोसाइट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं, प्लेटलेट्स आर बेसिकली सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। दीज आर द सेल फ्रेगमेंट्स जो कि कहाँ से बन रहे हैं हमारे पास, फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स। तो सेल फ्रेगमेंट्स विच आर बेसिकली फॉर्म फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स, दे आर प्लेटलेट्स। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स क्या होते हैं, सो अगर बात करें तो मेगा कैरियोसाइट्स आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इन द बोन मैरो। बोन मैरो में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हमारे, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स। और इन मेगा कैरियोसाइट्स से क्या बन रहा है, हमारे प्लेटलेट्स बन रहे हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स का अगर हम बात करें तो दे आर अबाउट 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं पर mm³ ऑफ द ब्लड। एंड प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन जो होता है दैट इज दे आर इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड और द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड के कोएगुलेशन में, ब्लड के क्लॉटिंग में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि रिडक्शन हो जाता है हमारे पास इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पीनिया वर्ड जहाँ पर भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है कि उस चीज़ का रिडक्शन हो रहा है। तो थ्रोम्बोसाइट्स मतलब क्या है, प्लेटलेट, और पीनिया मतलब रिडक्शन। तो क्या हो रहा है, रिडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज देयर। तो अगर मान लो प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है, तो दैट कैन लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। क्योंकि अगर कोई भी मान लो इंजरी वगैरह होती है तो प्लेटलेट क्या करेंगे, उस दौरान जो है ब्लड का जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको रोकेगी, है ना, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स बन नहीं रही हैं या उनका सही से फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो क्या होगा, उसकी वजह से देयर विल बी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस हमको देखने को मिलता है। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, अबाउट द ब्लड ग्रुपिंग के बारे में देखेंगे, कितने टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होती है ना, ये सभी चीज़ें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं उसमें। सो टिल दैट टाइम, थैंक यू।